स्कैन करेंगे पारू विधानसभा सीट को। पारू विधानसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, इस बार यहां चुनावी माहौल में किसकी ओर हवा बह रही है, ये भी जानेंगे। चलेंगे राकेश रंजन जी के पास और उनसे समझेंगे इस सीट को। इस सीट को इस बार एनडीए फोल्डर में आरएलएम के हिस्से में दिया गया है। आरएलएम के प्रत्याशी इस बार यहां चुनावी मैदान में है। राकेश जी, पारू विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में ये सीट गई है। इस बार यहाँ के क्या समीकरण बन रहे हैं, माहौल क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, पारू में जो चुनाव है दिलचस्प बन गया है। वैशाली लोकसभा के अंतर्गत ये विधानसभा की सीट है, मुजफ्फरपुर जिले में है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लगातार चुनाव जीत रहे जो अशोक कुमार सिंह थे, उनका टिकट बीजेपी ने काट लिया है। और टिकट कटने के पीछे जो वजह है वो ये है कि सीट शेयरिंग में एनडीए में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को चली गई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा महुआ की सीट चाहते थे, लेकिन महुआ की सीट जो है वो चिराग पासवान को चली गई। तो जो उपेंद्र कुशवाहा को पारू की सीट दे दी गई कि ठीक है, फिर आप यहां से चुनाव लड़ लीजिए। और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा आरजेडी ने यह सीट कांग्रेस से ले ली। पिछली बार कांग्रेस यहां से महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आरजेडी ने कहा कि अब ये सीट आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि 2020 में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे अनुनय सिन्हा, उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। सिर्फ 7.25% के आसपास उनको वोट आए थे। और शंकर प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के बागी थे, वो दूसरे स्थान पर चले गए थे निर्दलीय लड़ते हुए 33.2% वोट लाकर। तो इसीलिए जो है ये किया गया कि इस बार शंकर यादव को ही आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और कांग्रेस से ये सीट उन्होंने ले ली है। लेकिन जब ये सीट एनडीए में आरएलएम को चली गई और मदन चौधरी कैंडिडेट बन गए, तो जो सिटिंग विधायक हैं अशोक सिंह, जो कि यहां से कई चुनाव जीत चुके हैं, 2005 में जीते, 10 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, तो वो जो है यहां पर बागी बन गए और बीजेपी के बागी के रूप में यहां निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अब जनसुराज ने यहां से रंजना कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। तो अब यहां का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। अशोक सिंह जितना बेहतर करेंगे, मदन चौधरी की परेशानी उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, अशोक सिंह तो बीजेपी के वोटों में ही तो सेंध लगाएंगे ना, और अगर उन्होंने बीजेपी के वोटों में सेंध लगा दी तो नेचुरली आरएलएम प्रत्याशी मदन चौधरी की परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ का चुनाव जो है वो बहुत रोचक हो गया है। और अभी तो ये चीजें दिखती हैं, कुल 10 प्रत्याशी पारू से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर चुनाव धीरे धीरे नजदीक पहुंचेगा तब जनता जो है एक निर्णय ले सकती है कि चुनाव किन दो प्रत्याशियों के बीच है और वो किनको वोट करे। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अशोक सिंह के लिए भी ये बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वो 4 बार के विधायक हैं और अब जो है यहाँ पर एक चुनौती वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये भी तो बात है ना कि पार्टी के कितने वोट थे और अशोक सिंह के कितने वोट थे, उसका भी खुलासा इस चुनाव में हो जाएगा। तो इसीलिए उनके लिए भी कड़ी परीक्षा है और कड़ी परीक्षा मदन चौधरी के लिए भी है, क्योंकि मदन चौधरी अगर पूरे एनडीए को वोटों को नहीं समेट पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में एडवांटेज आरजेडी होगा, मतलब शंकर यादव को जो है फायदा मिल सकता है। पारू के चुनाव को आप देखिए तो 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो शंकर प्रसाद आरजेडी के बागी के तौर पर निर्दलीय उतरे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि अगर आप देखिए यहां पर तो अशोक कुमार सिंह को 2020 में 14,698 वोटों की जीत मिली थी।
और यहां पर आप देखिए तो शंकर प्रसाद जो हैं वो 62,694 वोट ले आए और अनुनय सिन्हा 13,861 वोट। तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट था अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, मतलब कांग्रेस और आरजेडी। और अगर देखिए कि और उसकी परिणति देखिए कि अनुनय सिन्हा को बागी का सामना करना पड़ा शंकर यादव का, और उस वजह से उनके वोट कम हुए और इसकी कीमत कांग्रेस को इस चुनाव में चुकानी पड़ी कि यह सीट उनको आरजेडी को देनी पड़ी। तो एक बागी की वजह से जो है आप देखते हैं कि चुनाव परिणाम पर कितना कुछ असर जो है वो पड़ता है। तो इस बार अशोक सिंह क्या इंपैक्ट डालते हैं पारू में, उससे चुनाव परिणाम बहुत प्रभावित होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए 2005 से तो इस पर बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखता है। अपनी एक मजबूत सीट बीजेपी ने आरएलएम को चुनाव लड़ने के लिए दी है। महागठबंधन में कई मजबूरियां होती हैं जो कि आपको फेस करनी होती हैं। तो ये अपनी एक मजबूत सीट होने के बाद भी मदन चौधरी को दी गई आरएलएम प्रत्याशी को कि वो यहां से चुनाव लड़ें। अब यहां पर देखिए कि क्या कुछ हो सकता है समीकरण के लिहाज से। तो यहां आपको दिखेगा कि जो एससी वोटर्स हैं वो 16.61% हैं, मुस्लिम 12% हैं, यादव वोटर 12.5 से 13.5% हैं, तो एमवाई 25 से 26% है। ये वोट आरजेडी की तरफ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए तो राजपूत यहां पर 4.5 से 5.5% हैं, भूमिहार 9 से 10% हैं और ब्राह्मण भी 3.5 से 4% हैं। तो 17.5 से 19.5% के आसपास सामान्य जाति के वोटर्स हैं। लवकुश वोटों की बात कीजिए तो जो कुशवाहा हैं 3.5 से 4.5 और जो कुर्मी हैं वो 4 से 4.5% के आसपास हैं। तो लवकुश के वोट 7.5 से 8.5% के वोट हैं। और ये वोट चूंकि ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट हैं तो आप मानकर चलिए कि ये पूरा का पूरा इंटैक्ट होकर आरएलएम प्रत्याशी के पीछे जाएगा। और वैश्य 12 से 13% हैं और जो मदन चौधरी यहां आरएलएम के कैंडिडेट हैं वो भी वैश्य जाति से आते हैं। तो ये 12 से 13% भी पूरी तरह से आपको मदन चौधरी के पास ही जाने हैं, ये मानकर चलिए। अब हम दोनों दलों की स्थिति देख लें। आरजेडी का एमवाई है। अब अदर ओबीसी ईबीसी यहां पर 18 से 20% है, जिसमें सहनी वोटर 6.5 से 7% है। अब चूंकि मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस बनाया है तो महागठबंधन को ये उम्मीद होगी कि मुकेश सहनी जो हैं, जो मल्लाह वोटर्स हैं, उनको महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एमवाई के 25-26 के साथ सहनी के 6.5 से 7% वोट भी आरजेडी अपने खाते में देख रहा है। तो वो आंकड़ा 32 से 34% के आसपास पहुंचता है। अब आप यहां पर यह देखें कि बीजेपी मतलब कि आरएलएम का क्या हिसाब किताब है। तो सामान्य जाति के 17.5 से 19.5% पर उसकी नज़र है। लवकुश के 7.5 से 8.5% वोटों पर उसकी नज़र है और वैश्य के 12 से 13% वोटों पर नज़र है। तो ये 38 से 39% जो है वो आंकड़ा पहुंचता है। तो ऐसे में आपको दिखेगा कि एनडीए की स्थिति मजबूत है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और देखनी होगी कि अशोक सिंह जनरल में से कितना वोट अपने हिस्से में निकालते हैं, क्योंकि अगर वो सामान्य जाति से जितना ज्यादा वोट निकालेंगे उतनी परेशानी आरएलएम की बढ़ती चली जाएगी और फिर आरजेडी के लिए काम उतना आसान होता चला जाएगा। यहाँ जो एससी वोटर 16.61% हैं, उसमें जो रविदास हैं वो 7.5 से 8% हैं और जो पासवान हैं वो 7% हैं। आमतौर पर अनुसूचित जातियों को जब आप देखिएगा तो वो भी ब्लॉक में वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अनुसूचित जाति एक ही पार्टी के साथ जाते हैं, नहीं। जैसे रविदास हैं
तो उनका झुकाव ट्रेडिशनली महागठबंधन की तरफ होता है, और जो पासवान है उनका जो झुकाव है वो ट्रेडिशनली जो है वो आपको एनडीए की तरफ होता है चिराग पासवान की वजह से। तो ये चीज जो है यहां पर दिखती है। तो अब जब 7.5 से 8% भी वो आपको आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, तो वो 40% के आसपास जो है वो वोट पहुंचेगा। और एग्जैक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार आप देखिए शंकर प्रसाद को 33.2 और अनुनय सिन्हा को 7.3%, दोनों को जोड़िए तो वही 40 से 41% वोट आपको दिखेगा। तो यहां पर जो है एक कांटे का मुकाबला है, और मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है, लेकिन क्या चुनाव के दिन तक ये ट्रायंगुलर रह पाएगा, ये इस चुनाव के परिणाम पर असर डालेगा। अगर ये ट्रायंगुलर रह गया तो वैसी परिस्थिति में नुकसान आरएलएम प्रत्याशी मदन चौधरी को होगा। अगर ट्रायंगुलर न होकर आमने सामने का मुकाबला हो गया तो मदन चौधरी की स्थिति बेहतर रहेगी, और जन सुराज की रंजना कुमारी वो कितना वोट लाती हैं उससे भी चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पारू में एक रोचक और रोमांचक मुकाबला। चलिए, तो पारू विधानसभा सीट की हमने बात की, यहां पर भी रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बागी जो एमएलए हैं निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे और उससे चुनावी परिणाम कितने प्रभावित होंगे, इस पर भी नजर पारू विधानसभा सीट को लेकर बनी रहेगी।